तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड इम्पोर्टेड बुक। इस वाली सीरीज़ में अब पहले हम यहाँ पे अजय राउत जी की बुक हमको कंप्लीट करेंगे। तो जो ये वाली बुक है इसकी हमने अभी तक यहाँ पे 6 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज की यहाँ पे ये 7वीं वीडियो है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रचलित कहावत बरसों भयो 80 बुद्धि गई नसी किस चंद वंश शासक के विषय में ये प्रसिद्ध है। तो ये काफ़ी प्रचलित कहावत है और ये कहावत जो प्रसिद्ध है ये है बाज बहादुर चंद के लिए। ठीक है, बाज बहादुर चंद के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में हमने एक अच्छे से यहाँ पे देखा था। तो बाज बहादुर चंद ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसने बाजपुर नगर की स्थापना की थी। तिब्बतियों पर इसने आक्रमण करके सफलतापूर्वक उनका सामना किया था। ठीक है, इनके शासनकाल में नौलखिया माल या 84 माल जो तराई के कटेहरी राजपूतों ने यहाँ पे इस पे अधिकार किया था, तो इसने वहाँ पे भी संघर्ष किया था। और ये मुगल बादशाह शाहजहाँ के दरबार में गया था, यानी कि जो मुगल थे मुगलों से इसके काफ़ी अच्छे यहाँ पे संबंध थे। और साथ ही यहाँ पे इन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को इन्होंने मंदिरों के लिए गूंठ भूमि दान भी की थी। लेकिन बाद में क्या करता है बाज बहादुर चंद की यहाँ की जो प्रजा होती है उस पर काफ़ी वो अत्याचार करता है। उसने कुमाऊं में जजिया कर लगाया था, नमक कर लगाया था। इसके अलावा भोटिया और तिब्बतों पर इसने सिरती कर लगाया था। ठीक है, नगद कर इसने लगाया था, जो कि यहाँ पे काफ़ी इसने शासन किया था। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहावत है ये बाज बहादुर चंद के लिए प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने डोटी एवं पवार के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर तीर्थ हेतु प्रयाग गया था। तो ये गया था उद्योत चंद। ठीक है, उद्योत चंद ने डोटी और पवार पर एक साथ यहाँ पे विजय प्राप्त की थी और तब ये तीर्थ यात्रा हेतु प्रयाग जाता है। ठीक है, प्रयाग ये कब जाता है तो 1682 में ये प्रयाग जाता है और प्रयाग में जो रघुनाथ घाट है वहाँ पे ये स्नान करता है। अगला क्वेश्चन है कि डोटी के रेखाओं ने किस चंद राजा के समय चंपावत पर कुछ समय के लिए अपना अधिकार कर लिया था। तो उद्योत चंद के समय में। ठीक है, डोटी के जो राजा थे, देखो जब उद्योत चंद जाता है तीर्थ के लिए प्रयाग, ठीक है, जब तीर्थ के लिए प्रयाग जाता है तीर्थ यात्रा के लिए, तो यहाँ पे डोटी के जो राजा होते हैं वो इस बात का यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं। तो वो यहाँ पे आ जाते हैं और इनकी जो राजधानी होती है चंदों की, उस पर ये कुछ समय के लिए कब्जा कर देते हैं। जब उद्योत चंद को पता चलता है कि उनकी राजधानी चंपावत में उनके क्षेत्र में कब्जा कर दिया है डोटियों ने, तो वो वहाँ से वापस आता है। और जब वापस आता है तो जो डोटी के नरेश होते हैं उनको इस बात का पता चलता है, तो वो अपना वहाँ से प्रशासन समेट कर वापस भाग जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये कुछ समय के लिए चंपावत पर इन्होंने शासन किया था। डोटी का राजा कौन था तो वो था देवपाल। ठीक है, जब उद्योत चंद वहाँ से आते हैं तो ये इनका पीछा करते हैं और इनकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है अजमेरगढ़। ठीक है, डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़। तो यहाँ तक ये इनका पीछा करता है और यहाँ पे आक्रमण करके अपना कब्जा इस पे कर लेता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, डोटी पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद राजा भारती चंद था और दूसरा शासक कौन था तो दूसरा शासक यहाँ पे उद्योत चंद था। ठीक है, डोटी की राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी तो वो थी जुराइल और दीपाइल। ठीक है, बाद में यहाँ पे उद्योत चंद यहाँ पे भी आक्रमण करके इसको भी अपने अधिकार में कर लेता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, नेपाल नरेश देवपाल और उद्योत चंद के मध्य खैरागढ़ी की संधि कब हुई थी। तो खैरागढ़ी की संधि इनके बीच में होती है 1688 ईस्वी में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने डोटी राज्य नेपाल से कर वसूला था। देखो जब खैरागढ़ी की संधि होती है, मतलब इनका युद्ध होता है खैरागढ़ी का, तो देवपाल और उद्योत चंद के बीच यहाँ पे संधि हो जाती है। तो संधि ये होती है कि देवपाल यहाँ पे उद्योत चंद को कर देगा। ठीक है, कर यहाँ पे देना इसको, इनकी ये जो संधि हुई थी, देखो पहले यहाँ पे चंद शासक कर देते थे, लेकिन उद्योत चंद के शासनकाल के बाद यहाँ पे जो डोटी थे वो यहाँ पे कर देना इन्होंने शुरू किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, नेपाल का जो शासक था वो इसने कर देना कब शुरू किया था तो जब इनका वो होता है
खैरागढ़ी का जब युद्ध होता है 1688 में, ठीक है। हालांकि बाद में ये कर देना बंद भी कर देते हैं। उद्योगचंद ने यहाँ पे 3 बार डोटी पर आक्रमण किया, ठीक है। पहला आक्रमण कब किया, तो जब प्रयागराज से वापस आता है। दूसरा आक्रमण करते हैं 1688 में, खैरागढ़ी की संधि जब होती है। और तीसरा आक्रमण होता है 1996 में, ठीक है। 1996 में इनका तीसरा आक्रमण होता है, जिसको जोरायल दीपाइल युद्ध कहते हैं। जो इनकी जोरायल दीपाइल जो थी वो इनकी शीतकालीन राजधानी थी। तो यहाँ पे भी उद्योगचंद का अधिकार हो जाता है और इसके साथ यहाँ पे डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पे भी ये अधिकार कर लेता है। लेकिन जो तीसरा युद्ध होता है, तो इस युद्ध में क्या होता है कि उद्योगचंद की हार हो जाती है, ठीक है। तीसरे युद्ध में उद्योगचंद की हार होती है। इस युद्ध में चंद्रवंश का जो सेनापति होता है शिरोमणि जोशी, ठीक है, ये यहाँ पे मारा जाता है। और इस युद्ध के बाद उद्योगचंद यहाँ पे संकल्प करता है कि अब वो आगे कोई भी युद्ध नहीं करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं में अस्थायी छावनियों की स्थापना किस चंद शासक ने करवाई थी। तो ये भी यहाँ पे उद्योगचंद ने करवाई थी। कौन सा चंद शासक गढ़वाल से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ कुमाऊं लाया था। तो देखो, स्वर्ण प्रतिमा कौन लाया था, ज्ञानचंद द्वितीय, ठीक है। वैसे यहाँ पे नंदा देवी की प्रतिमा गढ़वाल से कुमाऊं लाने वाले यहाँ पे 2 शासक है, ठीक है। एक तो यहाँ पे है ज्ञानचंद द्वितीय और दूसरे हैं यहाँ पे बाज बहादुर चंद। लेकिन इन दोनों में फर्क इतना है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ण प्रतिमा, ठीक है, स्वर्ण प्रतिमा कौन लाया था, तब यहाँ पे हो जाएगा ज्ञानचंद द्वितीय। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है केवल, ठीक है, केवल नंदा देवी की प्रतिमा, ठीक है, प्रतिमा कौन लाया था, तो ये हो जाएगा, या प्रथम बार नंदा देवी की प्रतिमा कौन लाया था, तो बाज बहादुर चंद लाया था। और स्वर्ण प्रतिमा अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो वो ज्ञानचंद द्वितीय लाया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दूधधोली का युद्ध किन वंशों राज्यों के मध्य लड़ा गया था। तो ये चंद और पंवार वंश के बीच में होता है दुधौली का युद्ध, ठीक है। दुधौली का युद्ध कब होता है, तो 1703 ईस्वी में ये होता है। किन शासकों के बीच होता है, तो गढ़वाल के फतेह शाह और कुमाऊं के ज्ञानचंद द्वितीय के बीच में ये युद्ध होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस चंद राजा के शासन काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जगतचंद के शासन काल को, ठीक है। जगतचंद का जो शासन काल है तो 1708 से लेके 1720 तक इसका शासनकाल यहाँ पे माना गया है। और जगतचंद का जो समकालीन था तो गढ़वाल नरेश फतेह शाह था, ठीक है। जगतचंद की मृत्यु कब होती है, तो इसकी जो मृत्यु होती है चेचक से होती है, ये यहाँ पे याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। तो जगतचंद की मृत्यु होती है चेचक से, ठीक है। और इसके अलावा 1000 गायों को दान करने वाला शासक जगतचंद को यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। ये 1000 गायों को दान करता है। जगतचंद ने फतेह शाह को पराजित किया था। वह पंवारों की जो राजधानी थी श्रीनगर, तो श्रीनगर पे भी इसने अधिकार किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने जुआरियों पर कर लगाया था। तो ये भी यहाँ पे जगतचंद ने लगाया था, ठीक है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस शासक को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है देवी चंद को। और देवी चंद कौन था, तो ये जगतचंद का पुत्र होता है देवी चंद। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पहली बार 1743-44 ईस्वी में कुमाऊं पर हुए आक्रमण के संदर्भ में गढ़वाल एवं कुमाऊं की सेना संयुक्त रूप से किसके विरुद्ध लड़ी थी। देखो, तो वैसे तो जो कुमाऊं और गढ़वाल की सेना ये आपस में लड़ती रहती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था 1743-44 में कि ये इन दोनों की सेना एकजुट होकर संयुक्त रूप से ये लड़ी थी रोहिल्लों के, ठीक है। रोहिल्लों के साथ ये एकजुट होकर दोनों कुमाऊं और गढ़वाल की सेना लड़ी थी। देखो, रोहिल्ला आक्रमण होता है 1743 और 44 में। उस समय शासक होता है कल्याण चंद। और पंवार शासक कौन था, तो वो था प्रदीप शाह, ठीक है। रोहिल्ला आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो अली मोहम्मद खान ने किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पंवार शासक के समय गढ़वाल तथा कुमाऊं के मध्य संबंध अच्छे थे। तो ये थे यहाँ पे प्रदीप शाह के शासनकाल में। देखो, जब यहाँ पे कल्याण चंद पे रोहिल्लों का जब आक्रमण होता है, ठीक है, जब रोहिल्लों का जब आक्रमण होता है तो कल्याण चंद रोहिल्लों के डर से भागकर गैरसैंण भाग जाता है, ठीक है, गढ़वाल भाग जाता है। वह गढ़वाल के जो उसमें नरेश था तो वो था प्रदीप शाह, ठीक है। तो ये प्रदीप शाह से यहाँ पे संरक्षण मांगा था।
और प्रदीप शाह ने यहाँ पे क्या किया था, कल्याण चंद को यहाँ पे 3 लाख रुपए उधार देकर रोहिल्लों ने जो युद्ध किया था वो उस युद्ध को क्षतिपूर्ण के रूप में दिए थे और रोहिल्लों से यहाँ पे संधि की थी। तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस चंद शासक को लखुली बिराली के नाम के उपनाम से इनको जाना जाता है? तो लक्ष्मी चंद को। ठीक है, लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली के उपनाम से इसको जाना जाता है। देखो, लक्ष्मी चंद जो था इसने यहाँ पे गढ़वाल पर इसने 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 7 बार ये हारा था और 8वीं बार ये जीता है। और गढ़वाल का शासक उस समय कौन था? तो वो था मानसा। ठीक है, तो यानी कि ये हर बार यहाँ पे गढ़वाल पर आक्रमण करता रहता था, लेकिन जब ये मुगलों के साथ जाता था, मुगलों से इसके संबंध, तो वहाँ पे ये अच्छे से डर के उनसे रहता था और गढ़वाल पे ये बार बार आक्रमण करता था। तो इसीलिए इसको लखुली बिराली के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सुलेमान सिखो कुमाऊं के किस नरेश के पास ये शरण लेने आया था? तो ये आता है बाज बहादुर चंद में। ठीक है, बाज बहादुर चंद सिखो किस बार नरेश के, ठीक है, कौन से नरेश के शरण में ये आया था? तो सबसे पहले ये आता है बाज बहादुर चंद। हालांकि ये बाद में पृथ्वीपति शाह के संरक्षण में जाता है, लेकिन पहले ये आता था यहाँ पे, कहाँ पे आता था? बाज, ठीक है, कुमाऊं में आता है। बाज बहादुर चंद के शासन काल में ये आता है, वहाँ पे उससे शरण मांगता है। लेकिन बाज बहादुर चंद जो था इसका मुगलों से काफ़ी अच्छे इसके संबंध थे, तो इसीलिए इसने इनको गढ़वाल की ओर भेज दिया था और गढ़वाल में फिर ये पृथ्वीपति शाह के संरक्षण में आए थे। ठीक है, ठीक है। और सुलेमान शिको कौन था? तो ये मुगल शहजादा था, दारा शिको का पुत्र सुलेमान शिको। ठीक है, और ये इसने श्रीनगर में संरक्षण लिया था, पृथ्वीपति शाह ने इसको दिया था। लेकिन सबसे पहले ये आता है बाज बहादुर चंद के पास। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि सुलेमान शिको कुमाऊं के किस नरेश के पास शरण लेने आया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस चंद राजाओं के ताम्र पत्र में रुपये व पैसे का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है लक्ष्मी चंद व जगत चंद के ताम्र पत्र में। ठीक है, तो इनमें जो उल्लेख है, तो उल्लेख यहाँ पे इस बात का है कि इन दोनों के शासनकाल में जो रुपए व पैसे चलते थे, ठीक है, उनका यहाँ पे उल्लेख, ये इन अभी तक यहाँ पे चंदों की कोई भी, चंद या गढ़वाल के जो शासक हैं, चंदों की यहाँ पे अभी तक कोई भी मुद्रा यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है। इस समय की जो भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो सारी यहाँ पे मुगलों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। उनके यहाँ पे सिक्के मिले हैं, तांबे के मिले हैं, तांबे के सिक्के। ठीक है, तो इन बात का यहाँ पे उल्लेख है कि लक्ष्मी चंद व जगत चंद के समय रुपए और सिक्के चलते थे, लेकिन वो सारे सिक्के मुगलों के थे। ठीक है, लक्ष्मी चंद का जो ताम्रपत्र है उसको मानकोट ताम्रपत्र कहा गया है, और जगत चंद के 2 ताम्रपत्र हैं, एक बरम और एक मिझाड़ ताम्रपत्र उसको कहा गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गंगोली हाट के कालिका मंदिर से जमीन में 300 सिक्के तांबे के कब मिले हैं? तो ये मिले हैं 1982 में। मेहरा एवं फरतियाल 2 दरबारी गुटों का संबंध किस राजवंश से संबंधित था? तो ये चंद राजाओं से संबंध रखते थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चाराल के अंतर्गत कौन सी जाति आती है? तो देखो चाराल, ठीक है, चाराल यानी कि चंद वंश के काल में सोमचंद ने यहाँ पे 4 किले नियुक्त किए थे, जिनको यहाँ पे शॉर्टकट में चाराल इसको कहा गया है। जो 4 किलेदार थे, तो कौन कौन से थे? कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ये यहाँ पे चाराल होते थे और मूलतः रूप से ये कहाँ के थे? तो ये नेपाल के निवासी थे। तो ये थे यहाँ पे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।